Good afternoon, everyone. Today we are going to discuss another lecture on production function. We can call it as a production function series also. And its title is Derivation of Constant Elasticity of Substitution Production Function. आज जो लेक्चर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन के डेरिवेशन से संबंधित है कि हाउ दिस प्रोडक्शन फंक्शन इज बीइंग डिराइव्ड। कॉप डगलस का डेरिवेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, वो काफ़ी आसान था, लेकिन CS प्रोडक्शन फंक्शन का डेरिवेशन कठिन है और पहले मैंने सोचा था इसको नहीं पोस्ट करेंगे, लेकिन चूंकि वेरिएबल इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन इससे लिंक्ड है, कनेक्टेड है, इसलिए इसको डालना हमारे लिए अनिवार्य है। थोड़ा टफ है, लेकिन आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स बगैर मैथमेटिक्स के नहीं चल सकती। और अगर इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज आपको निकालना है तो मैथमेटिकल बेसिस होना बहुत अनिवार्य है, बगैर उसके आप इकोनॉमिक सर्विसेज का एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। मैंने यूलर्स थ्योरम पोस्ट किया, ट्रांसलॉग पोस्ट किया, वो सब सवाल आज उस पेपर में जो अभी 21 तारीख और 22-23 में आपका हुआ, उसमें जो फर्स्ट इकोनॉमिक्स का पेपर है, जनरल इकोनॉमिक्स का, उसमें वो सवाल थे। तो अगर आप उसको क्लियर करना चाहते हैं तो ये जो सॉलिड मार्क्स के क्वेश्चन हैं ये आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। आपको कम से कम उसमें 6 से 8 महीने की सतत तैयारी चाहिए, क्योंकि एक दिन में 2 पेपर होते हैं और डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं। आपको अपने लिखने की आदत, न्यूमेरिकल करने की आदत बनानी पड़ेगी। ये एक वीडियो है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको छोटा रखूँ, तो इसमें केवल डेरिवेशन पार्ट को कवर किया है, लेकिन बाद में लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट नोट बताया है, वो ज़रूर देखिएगा और सुनिएगा, क्योंकि बगैर उसके आगे बढ़ना आगे मुश्किल है और इकोनॉमिक सर्विसेज का एग्ज़ाम निकालना भी उतना ही मुश्किल होगा फिर आपके लिए। यहाँ पे CS प्रोडक्शन फंक्शन का हमने डेरिवेशन शुरू किया है। ऊपर लिखा हुआ है कि CS प्रोडक्शन फंक्शन इज डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ, कि उसका आधार क्या है डेरिवेशन का। वो आधार है आउटपुट पर हेड इज अ वेरिएबल प्रपोर्शन ऑफ द रियल वेज रेट। कॉप डगलस में था आउटपुट पर हेड इज अ कांस्टेंट प्रपोर्शन ऑफ द रियल वेज रेट, लेकिन यहाँ आउटपुट पर हेड इज अ वेरिएबल प्रपोर्शन ऑफ द रियल वेज रेट। और चूंकि वेरिएबल प्रपोर्शन है रियल वेज रेट का, इसलिए जो रियल वेज रेट है W/P, उसकी पावर में लैम्डा लगा इक्वेशन 1 में। लैम्डा 1 अगर हो जाता तो ये कांस्टेंट प्रपोर्शन में तब्दील हो जाता। तो लैम्डा इसका एक पैरामीटर है, अल्फा दूसरा पैरामीटर है, W/P रियल वेज रेट है और Y/L आउटपुट पर हेड या आउटपुट पर वर्कर है। तो यहाँ से इसकी शुरुआत है, ये इसका आधार है, Y/L इक्वल टू अल्फा W/P की पावर लैम्डा। और बाद में इस इक्वेशन की इंपॉर्टेंस को, जो लास्ट में एक नोट दिया है, इस इक्वेशन की इंपॉर्टेंस को भी वहाँ बताएंगे, उसको ज़रूर आप सुनिएगा और देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज पर यूलर्स थ्योरम, हमने अब यहाँ पे यूलर्स थ्योरम का यूज़ किया है। L इंटू डेल्टा Y/डेल्टा L यानी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर प्लस K डेल्टा Y/डेल्टा K मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू टोटल आउटपुट। डेल्टा Y/डेल्टा L मार्जिनल प्रोडक्ट है और ये रियल वेज के बराबर होता है अंडर कॉम्पिटिटिव कंडीशंस। तो डेल्टा Y/डेल्टा L की जगह आप W/P लिख सकते हैं और W/P की फिर वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि W/P के साथ L लगा है, L से डिवाइड कर देंगे तो Y/L हो जाएगा माइनस K/L डेल्टा Y/डेल्टा K। ये इक्वेशन 2 बनी हुई है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक एक स्टेप अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन 2 है। अब इससे जो रियल वेज की वैल्यू निकली W/P, ये हम इक्वेशन 1 में रख दें। यहाँ लिखा पुटिंग वैल्यू ऑफ W/P इन इक्वेशन 1, तो आपको मिलेगा Y/L इक्वल टू अल्फा, और W/P की जब वैल्यू रखेंगे तो Y/L माइनस K/L डेल्टा Y/डेल्टा K की पावर लैम्डा हो जाएगा। वो लास्ट में यहाँ पे इक्वेशन में दिया हुआ है। यही इक्वेशन हम यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं
ताकि अगली स्लाइड पे जब जा रहे हैं तो पीछे का बैकग्राउंड होना चाहिए। ऊपर की पहली इक्वेशन वही है जो लास्ट इक्वेशन थी पिछली स्लाइड की। ये हर स्लाइड में मैंने किया, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे ये बात की गई है। अब दोनों तरफ 1/λ रेस कर दें तो y/l की पावर 1/λ हो जाएगा, अल्फा की पावर 1/λ हो जाएगा, और ये जो ब्रैकेट में टर्म है y/l माइनस k/l डेल्टा y/डेल्टा k, यहाँ से लैम्डा हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे जो हमारा अगला स्टेप है, इसमें हमने y/l के टर्म्स को एक तरफ कर लिया है और बाकी k/l डेल्टा y/डेल्टा k के टर्म्स को एक तरफ कर लिया है। तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे राइट हैंड साइड पे तो अल्फा की पावर 1/λ k/l डेल्टा y/डेल्टा k माइनस साइन, इसको बाईं तरफ ले गए, लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए हैं, तो ये प्लस है अल्फा की पावर 1/λ k/l डेल्टा y/डेल्टा k। राइट हैंड साइड पे आपका पहला टर्म आ जाएगा अल्फा की पावर 1/λ y/l, और दूसरा टर्म है माइनस y/l 1 की पावर 1/λ। तो ये राइट हैंड साइड पे टर्म आ जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। आप राइट हैंड साइड पे ले लीजिए। पहले आपने अल्फा की पावर 1/λ और y/l कॉमन लिया है, अल्फा की पावर 1/λ और y/l, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस अल्फा की पावर माइनस 1/λ, क्योंकि जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और y/l की पावर 1/λ माइनस 1, क्योंकि y/l अंदर आएगा तो ये माइनस 1 हट जाएगा। तो y/l की पावर अल्फा 1/λ कॉमन ले लिया है राइट हैंड साइड पे, और अंदर 1 माइनस अल्फा की पावर माइनस 1/λ, y/l 1/λ माइनस 1 पावर में है। अल्फा की पावर 1/λ जो हमने लिया था कॉमन, और वो बाईं तरफ भी है तो वो कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ पे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो वो दोनों कैंसिल हो गए। लेफ्ट हैंड साइड पे k/l डेल्टा y/डेल्टा k बचेगा। अब इसके बाद यहाँ हम सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, ये पहला सब्सटीट्यूशन है। अल्फा की पावर माइनस 1/λ की जगह हम a लिख रहे हैं ताकि इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाए। 1/λ माइनस 1 जो पावर में है उसकी जगह थीटा लिख रहे हैं, और लेबर गिवन हम मान रहे हैं क्योंकि आउटपुट पर हेड जो है इज अ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑफ द रियल वेज रेट, तो लेबर हम गिवन मान रहे हैं L = L डैश है। अब ये सब्सटीट्यूशन हम करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, तो हमें मिलेगा k/l डैश डेल्टा y/डेल्टा k। राइट हैंड साइड पे y/l डैश 1 माइनस a y/l डैश की पावर थीटा, ये सब्सटीट्यूशन हमने कर दिया। अब इसके बाद क्या है कि जो इक्वेशन है उसको हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पे डेल्टा y है, डेल्टा y अपॉन लेफ्ट हैंड साइड पे डेल्टा y है, डेल्टा y अपॉन y/l जो राइट हैंड साइड पे टर्म है वो हम पूरा नीचे ले गए हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई किया है y/l 1 माइनस a y/l की पावर थीटा, ये डिनोमिनेटर में आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे। राइट हैंड साइड में डेल्टा y अपॉन डेल्टा k क्रॉस मल्टीप्लाई होकर राइट हैंड साइड चला जाएगा, वो डेल्टा k हो जाएगा, और k अपॉन l डैश है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर डेल्टा k के नीचे आ जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो डेल्टा k अपॉन k/l डैश। तो ये सिंप्लीफिकेशन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए, और ये इसलिए किया गया है कि आगे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा चीज़ों को, तो हम आसानी से इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके उसे इंटीग्रल फॉर्म में ले आएं। अब वही इक्वेशन यहाँ कैरी फॉरवर्ड हुई है, डेल्टा y अपॉन y/l डैश 1 माइनस a y/l डैश की पावर थीटा, डेल्टा k अपॉन k/l डैश। अब यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमने दो पार्ट्स में ब्रेक किया है ताकि हम इसे आगे चल के इंटीग्रेट कर सकें। पहला पार्ट है डेल्टा y अपॉन y/l डैश, तो मैंने इक्वेशन खोली नहीं है,
जो डिनोमिनेटर है उसको दो भागों में बांट दिया है। पहला पार्ट है डेल्टा वाई अपॉन वाई बाई एल डैश, फिर प्लस का साइन लगाया है। दूसरा पार्ट है ए डेल्टा वाई वाई बाई एल डैश की पावर थीटा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस ए वाई बाई एल डैश की पावर थीटा। ये हमने इक्वेशन को तोड़ा है, और इसलिए तोड़ा है कि हम इसको इंटीग्रेट कर सकें, इस फॉर्म में लाएंगे कि नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशियल रहे। तो ये दो पार्ट्स में तोड़ा है, क्योंकि इसके बाद जब आप एलसीएम लेंगे तो फिर आपको ऊपर वाला टर्म मिल जाएगा। जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे दो पार्ट्स हैं, इसमें वाई बाई एल डैश और 1 माइनस ए वाई बाई एल डैश पावर थीटा, जब आप एलसीएम लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर वाला टर्म आपको मिल जाएगा। और ये इसलिए किया है कि इंटीग्रल हो जाए, क्योंकि डेल्टा वाई अपॉन वाई एल डैश कॉन्स्टेंट है, वो यहाँ बाहर आ जाएगा और ये लॉग वाई हो जाएगा जब आप इंटीग्रेट करेंगे। और ऐसे ही ए वाई बाई एल डैश पावर थीटा का डिफरेंशियल यहाँ रखा हुआ है, ए वाई बाई एल की पावर थीटा माइनस 1। बाकी जो हिस्सा बचेगा वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 1 बाई एल डैश आएगा, ऊपर हम एल डैश लिख देंगे, और यहाँ पे एक टर्म थीटा आएगा वो हम अपॉन कर देंगे थीटा। तो ये बेसिकली इंटीग्रल फॉर्म में हम कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे किए हैं। और राइट हैंड साइड पे आपका डेल्टा के बाई अपॉन के बाई एल डैश आएगा। यहाँ लिखा भी हुआ है कि जब इस फॉर्म में ये आ जाएगा तो आप इसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसको तोड़ने का कारण, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको तोड़ने का कारण और इस तरह से तोड़ा है ये इंटीग्रल फॉर्म में आसानी से हम इसको इंटीग्रेट कर सकें, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहला टर्म आपका है ये 1 अपॉन एल डैश कॉन्स्टेंट है, ये ऊपर जाएगा एल डैश हो जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन वाई लॉग वाई हो जाएगा। यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है क्योंकि जब आप खोलेंगे तो आपको प्लस मिलेगा। ये थोड़ा सा इसको ध्यान से करिएगा। ऊपर जो है डेल्टा वाई वाई बाई एल डैश थीटा माइनस 1 है। ये पूरा आप लॉग फॉर्म में लिख सकते हैं, लॉग 1 माइनस ए वाई बाई एल डैश की पावर थीटा, लेकिन ये तब लिख सकते हैं जब ऊपर इंटीग्रल पूरा हो। 1 का इंटीग्रल 1 का डिफरेंशियल 0 हो जाता है, ए वाई बाई एल डैश की पावर थीटा माइनस ए, तो ये आपका आ जाएगा माइनस ए थीटा वाई बाई एल डैश की पावर थीटा माइनस 1। तो माइनस यहाँ साइन नहीं है, प्लस साइन है, लेकिन ए वाई बाई एल डैश पावर थीटा माइनस 1 है। तो आपका एक एडिशनल टर्म यहाँ थीटा है और एक एडिशनल टर्म है 1 बाई एल डैश, ये हटाना पड़ेगा। तो हम बाहर हमने इसीलिए मल्टीप्लाई कर दिया एल डैश अपॉन थीटा से। तो ये पूरा ऊपर का टर्म ताकि डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो जाए, और आप 1 माइनस ए वाई बाई एल डैश की पावर थीटा है, इसकी जगह हम सीधा आपको लिख सकते हैं इंटीग्रल जब करेंगे तो लॉग 1 माइनस ए वाई बाई एल डैश की पावर थीटा। तो ये बेसिकली पहले टर्म को और दूसरे टर्म को इंटीग्रेट किया है, प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाया 1 बाई थीटा लॉग डब्ल्यू है ये, और ओमेगा कई बार हम बोलते हैं लॉग ओमेगा या लॉग डब्ल्यू या लॉग ओमेगा आप बोल लीजिए, और एल डैश लॉग के आ जाएगा, एल डैश लॉग के 1 बाई के का लॉग के इंटीग्रल हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा। और इसके बाद इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे L से हमने डिवाइड कर दिया, पूरी इक्वेशन को L से डिवाइड कर दिया, तो L हट जाएगा एल डैश से डिवाइड कर दिया, पहला टर्म हो जाएगा लॉग वाई, एल डैश हट जाएगा माइनस 1 बाई थीटा लॉग 1 माइनस ए वाई बाई एल डैश की पावर थीटा, प्लस यहाँ पे L है नहीं एल डैश, तो 1 अपॉन एल डैश थीटा लॉग ओमेगा इक्वल टू लॉग के एल डैश कट जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। हमने अगले स्टेप में ये जो 1 अपॉन एल डैश थीटा लॉग ओमेगा ये राइट हैंड साइड पे ले गए हैं,
बाकी टर्म यही है, log y माइनस 1 बाई थीटा, log 1 माइनस ए वाई बाई एल डैश की पावर थीटा, log k माइनस 1 अपॉन एल डैश थीटा log ओमेगा। जब तक आप खुद नहीं करेंगे ये चीज़ें आएंगी नहीं, लेकिन आप हर इक्वेशन को स्टेप वाइज चेक कर सकते हैं। उसके बाद log m माइनस log n है तो log m अपॉन n हो जाएगा। यहाँ log y माइनस 1 बाई थीटा ये है, तो log y यहाँ पे रहा अपॉन 1 बाई थीटा पावर में चला जाएगा, तो 1 माइनस ए वाई बाई एल डैश की पावर थीटा की पावर 1 बाई थीटा, ये 1 बाई थीटा पावर में चला जाएगा। तो ये log m अपॉन n कर दिया, log m माइनस log n की जगह log m अपॉन n कर दिया है। ऐसे ही यहाँ पे log k माइनस log n है, वो भी log m अपॉन n कर दिया है, log k, और ये जो 1 अपॉन एल डैश पावर थीटा ये पावर में चला जाएगा, ओमेगा की पावर 1 बाई थीटा एल डैश। तो ये सिंपल कन्वर्जन है जो हमने यहाँ किया है। वही इक्वेशन यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड की है, log y अपॉन 1 माइनस ए वाई बाई एल डैश की पावर थीटा की होल पावर 1 बाई थीटा, log k अपॉन ओमेगा 1 अपॉन थीटा एल डैश। अब दोनों तरफ नेचुरल लॉग है, एक्सपोनेंशियल लेंगे तो ये नेचुरल लॉग दोनों तरफ हट जाएगा, आपका बचेगा y अपॉन 1 माइनस ए वाई बाई एल डैश थीटा की पावर 1 बाई थीटा। तो एक्सपोनेंशियल दोनों तरफ जब आप लेंगे तो ये नेचुरल लॉग हट जाएगा दोनों तरफ से, और सिंपली टर्म्स बचेंगे y अपॉन 1 माइनस ए वाई बाई एल डैश की पावर थीटा की पावर 1 बाई थीटा, और k ओमेगा 1 बाई थीटा एल डैश। अब इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई हम करते हैं, और फर्दर सिंप्लीफिकेशन में क्या है कि हमने पावर यहाँ रेज कर दी है थीटा दोनों तरफ, रेजिंग बोथ साइड टू पावर थीटा, तो y की पावर थीटा हो गया है, 1 माइनस ए वाई बाई एल डैश की पावर थीटा, और जो 1 बाई थीटा है वो कैंसिल हो जाएगा थीटा से, तो वो हट गया है, k की पावर थीटा ओमेगा 1 बाई एल डैश, यहाँ थीटा कैंसिल हो जाएगा जब थीटा पावर में आएगा। अब इसके बाद अगला स्टेप आप देखिएगा, इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अगर आप ध्यान से देखें तो राइट हैंड साइड पे y की पावर थीटा है और k बाई थीटा राइट हैंड साइड पे है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे आ गया है k बाई k की पावर थीटा, और ओमेगा 1 बाई एल डैश है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर चला गया y की पावर थीटा के साथ, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ किया गया है। और बाकी चीज़ें जो है जैसे डिनोमिनेटर में 1 माइनस ए वाई बाई एल डैश पावर थीटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड में ऊपर चला गया है, 1 माइनस ए वाई बाई एल डैश की पावर थीटा, तो ये सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। अब यहाँ पे फिर एक बार हम सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, ओमेगा 1 बाई एल डैश इक्वल टू बी मान लें और एल डैश इक्वल टू एल मान लें, ये सब्सटीट्यूशन इसमें कर दें, तो राइट हैंड साइड पे जो माइनस ए वाई बाई एल डैश की पावर थीटा है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ए वाई बाई थीटा एल की डैश एल की पावर थीटा हो जाएगा, एल डैश की जगह एल रख दिया गया। इसके बाद दूसरा टर्म जो है ओमेगा 1 बाई एल डैश ये बी रख दें, तो वाई बाई थीटा अपॉन के बाई थीटा इक्वल टू 1। यही इक्वेशन हमने आगे कैरी फॉरवर्ड की है, ए वाई बाई थीटा अपॉन एल बाई थीटा, बी वाई बाई थीटा अपॉन के बाई थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल लिया है y अपॉन एल की पावर थीटा का, तो जब ऊपर जाएगा एल की पावर माइनस थीटा अपॉन वाई की पावर माइनस थीटा, और b इंटू रेसिप्रोकल किया है k की पावर माइनस थीटा वाई की पावर माइनस थीटा इक्वल टू 1। और वो इसलिए कि जब हम y माइनस थीटा नीचे ले आएंगे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई ले करके उसे दाईं तरफ ले जा सकते हैं, ए एल की पावर माइनस थीटा प्लस बी की के की पावर माइनस थीटा, और वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके y की पावर माइनस थीटा राइट हैंड साइड चला गया। ये इक्वेशन 3 है। ये इक्वेशन 3 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटरमीडिएट फॉर्म है सी एस प्रोडक्शन फंक्शन का।
It is an intermediate form of CS product. But in this form, all three parameters, efficiency, distribution and substitution, are not evident. लेकिन इस फॉर्म में ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, मगर इस फॉर्म में जो पैरामीटर्स हैं वो डिफाइंड नहीं है. एफिशिएंसी पैरामीटर, डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर, सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर, उसको डिफाइन करने के लिए इस इंटरमीडिएट फॉर्म को हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा कुछ. तो वो हम अगले स्टेप पे जा रहे हैं. उस इक्वेशन 3 को यहां लिखा है ए एल की पावर माइनस थीटा प्लस बी के की पावर माइनस थीटा इक्वल टू वाई माइनस थीटा पावर में. अब यहां सब्स्टिट्यूशन है ए प्लस बी इक्वल टू रो की पावर माइनस थीटा. ये सब्स्टिट्यूशन भी इंपॉर्टेंट है. बी रो की पावर थीटा इक्वल टू डेल्टा. ये दो सब्स्टिट्यूशन है जो इक्वेशन 3 में हमें करने पड़ेंगे, तो अब हम फाइनल फॉर्म तक पहुंच पाएंगे. तो ए की जगह हम लिख सकते रो की पावर माइनस थीटा माइनस बी, रो की पावर माइनस थीटा माइनस बी. एल की पावर माइनस थीटा ऐसे ही है. बी की जगह लिख सकते डेल्टा रो की पावर माइनस थीटा, डेल्टा रो की पावर माइनस थीटा, के की पावर माइनस थीटा, वाई की पावर माइनस थीटा होगा. अब बी की जगह फिर हम वही सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, डेल्टा रो की पावर माइनस थीटा, वो यहां कर दिया. पहले रो की पावर माइनस थीटा था ही, एल की पावर माइनस थीटा एज इट इज है, प्लस डेल्टा रो की पावर माइनस थीटा, के की पावर माइनस थीटा इक्वल टू वाई की पावर माइनस थीटा. रो की पावर माइनस थीटा आप लेफ्ट हैंड साइड पे कॉमन ले लें, तो आपको अंदर बचेगा 1 माइनस डेल्टा एल की पावर माइनस थीटा प्लस डेल्टा के की पावर माइनस थीटा इक्वल टू वाई की पावर माइनस थीटा. वही चीज यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई करके लिखी है कि हमने इक्वेशन में -1 थीटा की पावर रेस कर दी है. ये जो दूसरी इक्वेशन यहाँ लिखी है इसमें व्हाट वी हैव डन, वी हैव रेस्ड -1 की पावर थीटा. तो जब रो माइनस थीटा है, -1 की पावर थीटा रेस करेंगे तो माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा, रो बचेगा. 1 माइनस डेल्टा एल के पावर माइनस थीटा प्लस डेल्टा के माइनस थीटा की पावर -1 थीटा बाहर आ जाएगा इक्वल टू वाई. माइनस थीटा और -1 थीटा कैंसिल हो जाएगा. ये फाइनल फॉर्म है जो अभी निकाली है, y इक्वल टू रो 1 माइनस डेल्टा एल के पावर माइनस थीटा प्लस डेल्टा के पावर माइनस थीटा के पावर -1 थीटा. ये जो इक्वेशन 4 है ये फाइनल फॉर्म है एंड इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ CS प्रोडक्शन फंक्शन. यही स्टैंडर्ड फॉर्म है. डिफिकल्ट है क्योंकि आपको सब्स्टिट्यूशन करने हैं, आपको इंटीग्रेट करना है, आपको इंटीग्रेबल फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट करनी पड़ेगी. लेकिन आप एक बार करेंगे शुरू तो धीरे धीरे करके आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे. और ये डेरिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद लास्ट में हमने नोट यहां लिखा हुआ है कि CS प्रोडक्शन फंक्शन. ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आपके यहाँ सवाल इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में वेरिएबल इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन पे आता है. तो वेरिएबल इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन आप तभी समझ सकते हैं जब आपको CS प्रोडक्शन फंक्शन का कंसेप्ट आता हो. और उसी कंसेप्ट को यहाँ हमने एक आधार बनाया हुआ है कि जब हम वेरिएबल इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन पे लेक्चर डालेंगे तो ये नोट आपके माइंड में रहना चाहिए. यहाँ लिखा है नोट में कि CS प्रोडक्शन फंक्शन जो है इट इज डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट पर वर्कर इज अ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑफ रियल वेज रेट. ये इक्वेशन हमने शुरू में दी थी, y/l इक्वल टू अल्फा w/p की पावर लैम्डा. अब दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो log y/l इक्वल टू log अल्फा प्लस लैम्डा log w/p आ जाएगा जब लॉग लेंगे. अब इस इक्वेशन में अगर log अल्फा की जगह हम बीटा 0 रख दें और लैम्डा की जगह बीटा 1 रख दें, log अल्फा की जगह बीटा 0 कांस्टेंट टर्म है इसलिए, लैम्डा भी पैरामीटर है उसकी जगह दूसरा पैरामीटर हम बीटा 1 ले लें, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी log y/l इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 log w/p. ये कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन की
आधार इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन है, यहीं से हमने डिराइव किया CS। अब ल्यू एंड हिल्डेब्रांड ने 1961-65 में इस इक्वेशन को एक्सटेंड किया और वो एक्सटेंडेड फॉर्म नीचे दिया, log y/L इक्वल टू β0 प्लस β1 log w/p प्लस β2 log k/L। अगर β2 0 हो जाता तो यू मूव बैक टू CS प्रोडक्शन फंक्शन, लेकिन β2 अगर 0 नहीं है तब हमें इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड दिस इक्वेशन सर्व्ड एज द बेसिस फॉर अ न्यू क्लास ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, PF प्रोडक्शन फंक्शन है, कॉल्ड वेरिएबल इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन। V वेरिएबल है, E इलास्टिसिटी है, S सब्सटीट्यूशन है। तो वेरिएबल इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन के लिए हमें इस इक्वेशन का प्रयोग करना है। तो जब हम वो लेक्चर पोस्ट करेंगे तो ये इक्वेशन आपके माइंड में रहनी चाहिए। और यहाँ लिखा भी हुआ लास्ट में कि वी विल डिस्कस इन अ सेपरेट वीडियो। वेरिएबल इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसी इक्वेशन को आधार बनाएंगे। log y/L इक्वल टू β0 प्लस β1 log w/p प्लस β2 log k/L। और ये भी बताएंगे वहाँ पे कि हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वेरिएबल रिटर्न्स टू स्केल प्रोडक्शन फंक्शन, कि एक प्रोडक्शन फंक्शन है वेरिएबल रिटर्न्स टू स्केल, उससे वेरिएबल इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन किस तरह से डिफर करता है उसका भी जिक्र करेंगे। तो आज बस इतना ही। ये बहुत कंसेप्चुअल लेक्चर है और ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इकोनॉमिक सर्विसेज निकालना कठिन नहीं है, बहुत ध्यान से वीडियो देखिए और इस वीडियो के आधार पर जब आप नोट्स बनाएंगे और उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तब आप इकोनॉमिक सर्विसेज निकाल पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि हायर कंपटीशन तभी निकल सकता है जब आप एक एक लेक्चर को बहुत माइन्यूटली फॉलो करें। तो गुड विशेस टू यू ऑल, और उम्मीद है आप लोग के पेपर अच्छा हुआ होगा। और ध्यान से वीडियो को सुनिए, नोट्स बनाइए और 6 से 8 महीना आप तैयारी कीजिए, आपका इकोनॉमिक सर्विसेज ज़रूर निकलेगा, आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आपको बहुत ध्यान से वीडियो को देखना पड़ेगा। थैंक्स एंड गुड विशेस। अपना फीडबैक दीजिएगा क्योंकि ये लेक्चर टफ है, मुझे पता है आपको शायद उतना पसंद ना आए, लेकिन एकेडमिक लेक्चर्स आसान नहीं हो सकते। ओके, गुड बाय।